अब हम बातचीत करेंगे शमशेर के कविता संसार पर। शमशेर यानी शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के विशिष्ट और विलक्षण कवि, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में से एक। शमशेर बहादुर सिंह को उनकी विशिष्टता के कारण और उनकी कविताओं का जो अपना ढंग है उसके कारण कवियों का कवि कहा जाता है। एक पद का प्रयोग शमशेर के लिए नामवर जी ने किया। ये संभवतः इसका प्रथम प्रयोग विष्णु खरे ने किया था शमशेर के लिए, शमशेरियत। शमशेर की कविता की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए उसे कहा गया शमशेरियत। एक कवि की खास भंगिमा के लिए ऐसा कोई नाम नागार्जुन के लिए, मुक्तिबोध के लिए, अज्ञेय के लिए किसी आलोचक ने दिया हो याद नहीं है। शमशेरियत शमशेर के लिए आलोचकों ने जब कहा तो शमशेर की कवि प्रतिभा की विशिष्टताओं पर लोगों का ध्यान गया। शमशेर बहादुर सिंह वामपंथी आंदोलन से जुड़े रहे, कम्यून में रहे, प्रगतिवादी आंदोलन से उनका संबंध रहा, लेकिन सौंदर्य और प्रेम की भी नायाब कविताएं शमशेर ने लिखी। इसको लेकर विवाद होता रहा आलोचकों के बीच कि शमशेर सौंदर्य के कवि हैं कि प्रगतिवाद के आंदोलन से जुड़े हुए कवि हैं। अलग अलग मत रहे लोगों के। मैं सबसे पहले नई कविता के ही एक कवि और आलोचक विजय देव नारायण शाही का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि शमशेर को माना जाता है कि वो नई कविता के और हिंदी कविता के, आधुनिक हिंदी कविता के सबसे दुरूह और कठिन कवि हैं। उनकी दुरूहता से बहुत सारे पाठक कई बार घबराते भी हैं। कई बार उनकी कविताएं पाठक की समझ में नहीं आती हैं। इसका कारण आलोचकों ने ये बताया है कि शमशेर चूंकि चित्रकार थे और चित्रों की जो कल्पनाएं थीं, चित्रों के जो बिंब थे, कई बार उनकी कविताओं में आते थे जो अमूर्त रह जाते थे। इस कारण से लेकर के शमशेर के बारे में कोई एक सपाट राय आप नहीं बना सकते हैं कि वो प्रगतिवादी कवि हैं, वो बहुत ही साफ सुथरा कहने वाले कवि हैं, वो सौंदर्य के कवि हैं। ये सारी विशेषताएं उनमें मिलती हैं। विजय देव नारायण शाही ने उनके सौंदर्य वाले पक्ष पर उनकी दुरूहता को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही है। उस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। मैं शाही का वो उद्धरण आपको सुनाना चाहता हूँ। शाही कहते हैं
कि हिंदी में शमशेर से ज़्यादा दुरूह कविताएं किसी और ने नहीं लिखी हैं। शमशेर ने कविता के छंद, लय, शब्दावली सब में बहुत से नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने ऐसे नए प्रतीकों और बिंबों का सृजन किया है जो कविता के अभ्यस्त पाठकों, श्रोताओं को अक्सर चुनौती की तरह लग सकते हैं। इस तरह शाही उनकी कविताओं में जो दुरूहता है उसकी चर्चा करते हुए और जो नयापन है उसकी चर्चा करती है, प्रतीकों और बिंबों की चर्चा करते हुए, उन प्रतीकों और बिंबों के नायाबपन की चर्चा करते हुए आगे कहते हैं कि वो मूलतः सौंदर्य के कवि हैं। शाही का कथन है, तात्विक रूप से शमशेर की काव्यानुभूति सौंदर्य की ही अनुभूति है। आज तक हिंदी में विशुद्ध सौंदर्य का कवि यदि कोई हुआ है तो वह शमशेर हैं। शमशेर को विशुद्ध सौंदर्य का कवि बताते हुए शाही ने कहा कि उनकी मूल चेतना तो सौंदर्य की है, प्रेम की है। ये प्रगतिवादी आंदोलन का प्रभाव उन पर ऊपरी तौर पर है। इसलिए प्रगतिवाद के प्रभाव में जो कविताएं शमशेर ने लिखी हैं उसको शाही महत्व नहीं देते। महत्व वो देते हैं जो सौंदर्य की और प्रेम की उनकी कविताएं हैं उनको। इसलिए शमशेर को लेकर अलग अलग राय आपको दिखाई देगी। शमशेर को लेकर के स्वयं प्रगतिवादियों के बीच भी कोई एक राय नहीं है। प्रसिद्ध कवि मुक्तिबोध शमशेर के बारे में जो कहते हैं वह वैसे नहीं है जैसे रामविलास शर्मा शमशेर के बारे में कहते हैं। मुक्तिबोध शमशेर को और उनकी कविता को विशिष्ट मानते हुए उन्हें जो विशिष्ट दर्जा देते हैं वह किसी और कवि को नहीं देते। मैं चाहूँगा कि मुक्तिबोध का वह कथन आपके सामने रखूं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। मुक्तिबोध जिन शब्दों में शमशेर को याद करते हैं उन शब्दों को देखना जरूरी है। मुक्तिबोध कहते हैं, शमशेर की कविता और शमशेर को ध्यान में रखते हुए मुक्तिबोध का यह कथन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। शमशेर एक समर्पित कवि हैं। उन्होंने अपने जीवन का सर्वोत्तम भाग और प्रदीर्घ काव्य क्षण काव्य साधना में बिताए हैं। निस्वार्थ भाव से यशः प्रार्थी न होकर शमशेर की आस्था ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है। उनकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण भाषा के विकास स्तर का नीचापन, अपने अनुकूल सिद्ध हो सकने वाली और सहायता दे सकने वाली किसी परंपरा का अभाव, रसज्ञ आलोचकों और मर्मज्ञ पाठकों के स्थान पर विरोधी वातावरण आदि अनेक असुविधाओं और कठोर उपेक्षाओं के बीच जिस आत्मा ने दुर्विनार रूप से दुनिया की परवाह न करते हुए
सस्ती ख्याति के चक्कर में न पड़कर जो अभिव्यक्ति शिल्प तैयार किया वह हिंदी साहित्य को एक अनूठी देन है। शमशेर निसंदेह एक अद्वितीय कवि हैं। उनकी काव्य आत्मा नितांत स्वाभाविक है, बिल्कुल खरी है, साथ ही वह रसमय होते हुए उलझी हुई है। यह शमशेर और शमशेर की कविता का विशिष्ट पाठ था जो मुक्तिबोध के शब्दों में संपन्न हुआ। जिस रसमयता की वो चर्चा करते हैं मुक्तिबोध, और जिस उलझाव की चर्चा करते हैं, यह शमशेर की अपनी विशिष्टता है। इसी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए और मुक्तिबोध की बात को लगभग आगे बढ़ाते हुए नामवर सिंह ने कहा कि जिस पवित्रता की चर्चा शमशेर की जिस पवित्रता की चर्चा मुक्तिबोध करते हैं, उसी पवित्रता की चर्चा करते हुए नामवर सिंह कहते हैं कि यह पवित्रता किसी मंदिर की नहीं, यह कोई भवन नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति का भवन है। कवि की कार्यशाला, अपना घर बड़े जतन से बनाया हुआ, अपनी हड्डियां गलाकर, अपना खून जलाकर। मुक्तिबोध के इस कथन और नामवर सिंह के इस कथन के बाद एक बात साफ होती है शमशेर के बारे में कि शमशेर का जो काव्य संसार है वह विशिष्ट है, और उसे विशिष्ट बनाने के लिए शमशेर ने अपनी आत्मा की रोशनी जलाई है, अपने को गलाया है। यानी जिसे साधना कहते हैं, उस कठिन साधना के दौर से वो गुजरे हैं। उसको समझे बिना शमशेर को नहीं समझा जा सकता है। जिन लोगों ने शमशेर को देखा है, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने शमशेर को देखा, शमशेर को कविता पढ़ते हुए देखा। वो अत्यंत संकोची, कम बोलने वाले, किसी से कुछ अपेक्षा न करने वाले, स्वयं दुख सहने वाले लेकिन उसे अभिव्यक्त न करने वाले, ऐसे मनुष्य थे और कवि थे कि भरोसा नहीं होता था कि इस युग में ऐसे सीधे साधे लोग भी हैं। जीवन की परवाह नहीं, सुविधाओं की परवाह नहीं, कैरियर की परवाह नहीं। एमए से अंग्रेजी कर रहे थे, बच्चन ने लिखा है, बच्चन ने उनका नामांकन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करा दिया था। जब परीक्षा देने का समय आया तो शमशेर परीक्षा छोड़कर मुंबई चले गए चित्र बनाने, चित्रकला की ट्रेनिंग लेने। मतलब साफ है कि यह ऐसा कवि जो व्यवहारिक दुनिया से अनजान, कैरियर से बिल्कुल बेखबर, अपनी कला साधना में निमग्न, अपने चित्रों और अपनी कविताओं की दुनिया में खोया हुआ है। और इस उनका जो ये खोना है वही उनका वैशिष्ट है। उस खोने के कारण ही वह ऐसी चीज़ें खोज कर ले आते हैं जो दूसरों के यहाँ नहीं हैं। आइए जरा उनकी काव्य यात्रा पर नज़र डालें।
शमशेर की काव्य यात्रा 1937-38 से शुरू होती है। प्रगतिशील आंदोलन का प्रभाव है और शमशेर उस प्रभाव में मजदूरों पर, किसानों पर कविता लिखते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि उस स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था जब स्वतंत्रता सेनानी सुराजी लोग प्रभात फेरी किया करते थे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सुवत है। शमशेर ने भी एक प्रभात फेरी लिखी। अब वो प्रभात फेरी कैसी है आप देखिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में सुराजियों द्वारा गाई जाती हुई प्रभात फेरी के समानांतर एक कवि किस तरह की प्रभात फेरी लिख रहा है। ये 1940 की कविता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर वह एक हिलोर उठी, फिर वह एक हिलोर उठी, गाओ। वह मजदूर किसानों के स्वर कठिन हठी, गाओ। फिर वह एक हिलोर उठी, गाओ। कवि है उसमें अपना हृदय मिलाओ, उनके मिट्टी के तन में है अधिक आग, है अधिक ताप। उसमें कवि है अपने विरह मिलन के पाप जलाओ। फिर वह एक हिलोर उठी, गाओ। यह कविता अपने कवि को संबोधित है कि कवि गाओ तुम, क्योंकि एक हिलोर उठी है। हिलोर किसकी? मजदूरों और किसानों की। ये हिलोर कैसी? तो ये जन चेतना की हिलोर है कि जनता जग रही है। इसलिए कवि अपने को संबोधित करते हुए, अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कहता है कि इनके साथ अपने हृदय मिलाओ, इनसे अपने को जोड़ो। ये कवि आकांक्षा है कि कवि अपने को तदाकार करना चाहता है मजदूरों, किसानों के साथ। और इनमें जो ताप है, उस ताप में अपने विरह मिलन को जलाना चाहता है। मतलब ये कि व्यक्तिगत विरह मिलन का कोई मतलब नहीं है। हमें समाज में और जनता में और सामूहिकता में अपने को समाहित कर देना है, तिरोहित कर देना है। और कविता का यही उद्देश्य होना चाहिए, कवि का लक्ष्य यही होना चाहिए। एक तरह से इस उद्घोषणा के साथ, इस संकल्प के साथ शमशेर की काव्य यात्रा शुरू होती है। आप ध्यान में रखें कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी और उसका प्रभाव भी था। इसलिए शमशेर प्रभात फेरी की वो लाइनें नहीं दोहराते जो आम तौर से सुराजियों द्वारा दोहराई जाती थी। जागरण में और जनता की मुक्ति में सामूहिक चेतना का स्वर गूंजे, ये कवि चाहता है। शमशेर की विशिष्टता पर जब हम बात करते हैं तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शमशेर अपने को दुआब का कवि कहते हैं। हिंदी और उर्दू का दुआब।
इसलिए कई बार लोग उन्हें मानते थे कि शमशेर हिंदी का कवि नहीं, उर्दू के कवि हैं, और उर्दू वाले समझते थे कि वो हिंदी के हैं। शमशेर को इसका नुकसान भी हुआ, लेकिन शमशेर ने अपने को इस दुआब का कवि माना और वहाँ अपने को कायम रखा। इससे हुआ ये कि शमशेर की कविता में हिंदी और उर्दू दोनों की जो काव्य संस्कृतियाँ हैं, उनकी विलक्षणता, उनके गुण, उनका वैशिष्ट्य उनकी कविता में आया, और इस कारण से उनकी कविताएं दूसरे प्रगतिशील कवियों से या नई कविता के दूसरे कवियों से भिन्न धरातल पर दिखाई देती हैं। जब वो अपने को दुआब का कवि कहते हैं तो कैसे कहते हैं, ये देखना चाहिए। शमशेर कहते हैं, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूं, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूं, मैं वह आईना हूं जिसमें आप हैं, मैं एक नज्म हूं, एक दूहा हूं, न जाने किसका। हिंदी और उर्दू के इस दुआब का अभिनंदन करने की जगह हम उन्हें कभी हिंदी का और कभी उर्दू का कभी मानते रहें और उनके महत्व को कम करते रहें, तो यह हिंदी कविता का दुर्भाग्य होगा। शमशेर को हम एक और रूप में याद करें, और इस रूप में वो विलक्षण हैं। इस रूप में उनके जोड़ का आधुनिक हिंदी कविता में कोई दूसरा कवि नहीं है। अपने इंद्रिय बोध में शमशेर नई कविता के कवियों में सबसे विशिष्ट हैं। माना भी जाता है कि शमशेर के यहाँ जितनी सेंसुअस कविताएं हैं, जितनी सूक्ष्म कविताएं हैं, जितने ऐन्द्रिक भावबोध हैं, वो शायद ही दूसरी जगह हों। अपनी इंद्रियता के कारण, अपने सेंसुअस भावबोध के कारण शमशेर की कविता अलग मुकाम हासिल करती है और अपना विशिष्ट प्रभाव हम पर छोड़ती है। उनकी एक कविता इस अर्थ में हम देखें, उन्नीस 1941 की उनकी कविता है एक मुद्रा से। शमशेर कहते हैं, सुंदर उठाओ निज वक्ष और कस उभर। यह किसी स्त्री के वक्ष के सौंदर्य का खुली आंखों निरीक्षण है, और उस सौंदर्य को और द्विगुणित करने का एक कवि भाव है। इतने अकुंठ भाव से किसी स्त्री के वक्ष के सौंदर्य का वर्णन करना शमशेर जैसे कवि के लिए ही संभव था। इसीलिए प्रेम अस्थाई भाव है एक तरह से शमशेर की कविता का, और प्रेम की जितनी सघन अनुभूति उनकी कविता में दिखाई देती है, वह उनको विशिष्ट दर्जा देती है और उनके काव्य संसार को एक नया रंग देती है।
शमशेर जब प्रेम की अनुभूति को अपने अंदाज में रंगते हैं तो वह अनुभूति कैसी हो जाती है, उसे उनकी इन पंक्तियों में देखिए। उनकी एक कविता है, फिर भी क्यों। फिर भी क्यों मुझको तुम अपने बादल में घेर लेती हो, फिर भी क्यों मुझको तुम अपने बादल में घेर लेती हो। मैं निगाह बन गया स्वयं जिसमें तुम आंज गई अपना सुरमई सांवलापन हो। तुम छोटा सा हो ताल घिरा फैलाओ लहर हल्की सी, जिसके सीने पर ठहर शाम कुछ अपना देख रही है उसके अंदर वह अधियाला। आगे अपनी सांसों का कमरा है, पहचानी सी धड़कन का सुख है, जीवन की आने वाली भूल है, गुमराहों का ख्वाब कबीला खेमा है और उसकी कठिन शांति है। शमशेर ने गज़लें भी लिखी हैं और उनकी गज़लें हिंदी में काफ़ी लोकप्रिय भी रही हैं। उनकी चोटें होनी हैं कि अपना सीना होना है, ये उनकी बहुत प्रसिद्ध लाइन है। तो इस तरह से शमशेर के काव्य संसार को हम याद कर सकते हैं, जिसमें कई रंग हैं, सौंदर्य है, प्रगति चेतना है, प्रेम की अनुभूति है, इंद्रिय भावबोध है और गज़ल भी है। शमशेर के काव्य संसार के बारे में एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, वह यह कि शमशेर को इसके साथ ही एक ऐसे कवि के रूप में भी याद किया जाना चाहिए जिसकी चेतना विश्व चेतना से जुड़ी हुई है। वो सिर्फ अपने तक और अपने ही देश की जनता तक जुड़ा हुआ नहीं है, अपने ही सवालों तक नहीं है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है अमन का राग। अमन के राग की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अमन का राग। देखो न हकीकत हमारे समय की कि जिसमें होमर एक हिंदी कवि सरदार जाफरी को इशारे से अपने करीब बुला रहा है, कि जिसमें फैयाज खां बीटाफेन के कान में कुछ कह रहा है। मैंने समझा कि संगीत की कोई अमरलता हिल उठी। मैं शेक्सपियर का ऊंचा माथा उज्जैन की घाटियों में झलकता हुआ देख रहा हूँ और कालिदास को होमर के कुंजों में विहार करते, और आज तो मेरा टैगोर, मेरा हाफिज, मेरा तुलसी, मेरा गालिब एक एक मेरे दिल के जगमग पावर हाउस का कुशल ऑपरेटर है। ये उनकी विश्व चेतना या विस्तृत होती हुई चेतना का सबूत है। अमन का राग जो उनकी प्रसिद्ध कविता है। इसीलिए नामवर सिंह ने उनके कवि वैशिष्ट पर प्रकाश डालते हुए कहा है, उसे आप देखें। शमशेर के लिए इतना ही काफ़ी है कि वे कवि हैं, सिर्फ कवि, न शुद्ध कविता के कवि, न कवियों का कवि, न प्रयोग और न प्रगति का ही कवि। कुछ कवि ऐसे होते हैं जिन्हें हर विशेषण छोटा कर देता है। शमशेर को इन्हीं रूपों में याद करना चाहिए। शमशेर खुद अपने एक शेर में कहते हैं कि बहुत नाम हैं, एक शमशेर भी है, किसे पूछते हो किसे हम बताएं, एक शमशेर भी है। यह लाइन बताती है कि शमशेर नई कविता के दौर के अलग ढंग के कवि हैं, अलग रंग के कवि हैं, अलग मिजाज के कवि हैं। उनका जो इंद्रिय बोध है, उनकी जो प्रेम की अनुभूति है,
उनका जो सौंदर्य पक्ष है, उनकी जो विश्व चेतना है, उनके शब्दों का जो चुनाव है, हिंदी और उर्दू के द्वाब के रूप में उनका जो वैशिष्ट्य है, उनका जो महत्व है, वह हिंदी में उन्हें खास कवि बनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि हम शमशेर को याद करते हुए उनके कई कई रूपों को याद करें और उन्हें पढ़ें और समझें। आप सबका शुक्रिया।